मैंने ट्रंप मोदी संबंधों पर कई वीडियो बनाए हैं और पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बातें कही हैं। इसी तरह मैंने रूसी तेल के बारे में भी कई भविष्यवाणियां की हैं और यही होने वाला है। भारत अमेरिका को दुश्मन मानकर आगे नहीं बढ़ सकता। यानी रूसी कच्चे तेल की खरीद पर ट्रंप का पारस्परिक शुल्क और दंडात्मक शुल्क। मैंने यह ठीक इसलिए कहा क्योंकि रूस ने इसे खरीदा था। आपको याद होगा कि कई लोगों ने इसका विरोध किया था। कई यूट्यूबर्स और कई सैटेलाइट चैनलों ने कहा कि नहीं, रूस बहुत खराब कीमत दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। मैंने बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और भारत का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। रूस का सबसे बड़ा बाजार भारत है और रूस भारतीय सामान खरीद रहा है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि रूस अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा और चीन उन्हें खरीदेगा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। चीन भारत में सबसे ज्यादा डंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। रूस को भारतीय सामान की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यापार यही है। असली व्यापार को समझिए, जिसे व्यापार कहते हैं। यही अमेरिका का पड़ला भारी है। अंत में ट्रंप और मोदी। ट्रंप ने भारत को लेकर कितने बुरे हैं। अंत में आप देखिए कि 2 दिन पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गो ट्रंप के सबसे बड़े विश्वास पात्र हैं। वह भारत में कार्यभार संभाल रहे हैं। मैंने कई वीडियो में इसे बार बार कहा है। मैंने क्या कहा? नवंबर के मध्य तक और अंत तक और पूरी तरह से भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। मैंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि चीन भी समुद्री तेल यानी समुद्र में केज खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि चीन अमेरिकी दबाव का सामना नहीं कर सकता। यह भारत से थोड़ा बड़ा है। यह चीन भारत से 5 गुना बड़ा है। चीन उनका सामना करने में सक्षम नहीं है। मध्य पूर्व अमेरिकी है। मैं हाल ही में एक मलयाली से मिला जो नागरिक है और कोच्चि में व्यापार करता है। वह मूल रूप से टेक्सास में एक मलयाली है। वह अमेरिका में एक अमेरिकी नागरिक है। वह एक व्यवसायी है। वह 10 या 20 कंपनियों का सीईओ है और चीन के साथ बातचीत करता है। उन्होंने मुझे बताया कि चीनी अर्थव्यवस्था अपनी कगार पर है। चीन आपकी सोच से कहीं ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि चीन अमेरिका को 350 से 400 अरब चीनी उत्पाद निर्यात कर रहा है। कई व्यापारी चीनी सामान खरीदने से डरते हैं। आज टैरिफ 30% है और अगर 2 दिन और बढ़ा दिया जाए तो ये 100% हो जाएगा। फिर लोगों को डर लगेगा। व्यापारी भाइयों, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका बाजार बनाएंगे। वे कई जगहों पर उत्पादन करेंगे। वे इतने बेवकूफ नहीं है। फार्मा की बात करते हुए पोट्री कवर ने आईटी से जुड़ा एक और किस्सा सुनाया। मैंने कहा कि पूर्वी यूरोप में उन्होंने पहले ही नियरशोर शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले यानी भारत में शुरुआत की। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पहली बढ़ती अर्थव्यवस्था इस अमेरिका का विरोध नहीं कर सकती। कूटनीतिक तौर पर भी क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री एक वैश्विक नेता है। वे विश्व गुरु है। यह सब भारतीय माध्यम है, वैश्विक मीडिया। ठीक है, मैंने कहा देखिए, 5 महीने बाद वे वहां गए। तब आप सभी ने कहा रूस बहुत से लोगों को बना रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने कहा व्यापार तो व्यापार है। अमेरिकी कंपनियां भारत में बहुत से रोजगार दे रही हैं। हम कुछ समय तक उनसे लड़ नहीं सकते। हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने H1B वीजा के बारे में कहा। ट्रंप भारत के खिलाफ यही कर रहे हैं। यही हुआ। आखिरकार उनके बीच समझौता हो गया। यानी दिसंबर तक भारत के खिलाफ टैरिफ पूरी तरह से बदलकर लगभग 10-15% कर दिया जाएगा। यह केवल 15% पर ही रहेगा। ट्रंप अचानक H1 वीजा के मामले में छूट ले आए। बस इतना ही है। वह एक व्यापारी है। ट्रंप एक व्यापारी और एक राजनेता है। उन्होंने इसके नाम पर इजरायल और हमास के साथ एक सौदा किया। वह कुछ चालाक आदमी है। वह पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने वहां गाजा की सुरक्षा ले ली है। इसका अंतिम निर्णय हो गया है। पूरी इस्लामी दुनिया को बांध दिया गया है। यहां मूल रूप से आपके लिए समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सोशल मीडिया पर अन्य आरएसएस अमेरिका और भारत और मोदी के बीच इस संबंध का विरोध कर रहे हैं। भारत पूरी तरह से इस पर निर्भर है। अब हमें इस पर निर्भर रहना होगा। हमें इसे एक बड़ी बात के रूप में लेना होगा, क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं। क्योंकि एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद ही हम अस्वीकार कर सकते हैं और संगठित हो सकते हैं।
अखबार पर एक नजर डालें। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि भारत सरकार पर पिछले 3 महीनों से भारतीय निर्यातकों का लगभग 45,000 करोड़ रुपए बकाया है। त्योहार सीजन वो समय होता है जब अमेरिका में बाजार सबसे ज्यादा खुलता है। यही वो समय होता है जब बिक्री चल रही होती है। उस एक बाजार पर कब्जा करने के लिए यह काफी है। ये समझ लीजिए, अगर ये क्रिसमस तक भी जाता है तो उसकी तैयारियां पहले शुरू हो जाएंगी। इस बीच ये अचानक हुई घटना, कूटनीतिक मुद्दे, वैश्विक मुद्दे, कच्चे तेल का मुद्दा, वो मुद्दा H1B वीजा और वहां भारतीय छात्रों को विश्वविद्यालय प्रवेश नहीं दिया जाता। ये सब समझ लीजिए। अगर आप ट्रंप कहते हैं तो आप उन्हें समझ सकते हैं। पहले उन्होंने आज कहा और फिर कल अचानक कह दिया कि H1B वीजा अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। वो ये काफी समय से कहते आ रहे हैं। वो इसे बदल देंगे और कहेंगे कि उनका एकमात्र उद्देश्य मोदी को और भारत को डराना था। वो ये काफी समय से कहते आ रहे हैं। यहीं पर भारत ने ये रूसी कच्चे तेल बंद कर दिया। भारत टैरिफ को लेकर आगे बढ़ रहा है। कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ सभी पुराने मुद्दों को सुलझा रहा है। आपको ध्यान देना चाहिए था कि पिछले 1.5 महीने से भारतीय समाचार चैनलों ने ट्रंप की आलोचना के लिए अमेरिका से विशेषज्ञों को बुलाना बंद कर दिया है। इस सरकार ने हस्तक्षेप किया और कई लोगों और जासूसों से कहा कि यह आवश्यक नहीं है। ट्रंप को अब और परेशान मत करो। अगर आप उन्हें परेशान करते हैं तो यही एक समस्या है। तो मूल रूप से एक पत्रकार के रूप में यह चीन अमेरिका सहित अमेरिका में हर जगह घुस गया है। उन्होंने इन पार्टी के सदस्यों को बैठकर किया है और कहा है कि भारतीय चैनल को ट्रंप के खिलाफ बोलना चाहिए। ये उनका लक्ष्य है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका की लड़ाई है तो इससे चीन को फायदा होगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे दुखद रूप से देखा। चीन नामक उस देश ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ परीक्षण और कार्यक्रम करने के लिए मजबूर किया। उसके बाद हमें फिर से कूटनीतिक विफलता मिली। अचानक मोदी चीन चला गया, कोई समस्या नहीं है। ये एससीओ शिखर सम्मेलन में गया, अचानक कौन सलाह दे रहा है? अचानक हम चीनी राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, हम पुतिन को देखते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं। मुख्य बात यह है कि सभी यूरोपीय देश यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। पुतिन भारत आ रहे हैं, भले ही वह निश्चित हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों से पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से पूछा था। कूटनीतिक खरीद फरोख्त के बाद ही पुतिन भारत को जा सकता है। उससे पहले कहा जा रहा है कि दिसंबर में युद्ध समाप्त हो जाएगा। भारत अमेरिका विवाद के समय चीन ने कहा था कि नवंबर तक टैरिफ का मुद्दा सुलझ जाएगा और दिसंबर तक टैरिफ का मुद्दा सुलझ जाएगा और रूसी कच्चे तेल का मुद्दा पूरी तरह से सुलझ जाएगा। भारत वापस लौटेगा। मुझे पता चला है कि अब जबकि रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता और कुछ भारतीय अधिकारी बोल चुके हैं, अब जबकि आंदोलन फिर से शुरू हो गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निवेशक भारत आने लगे हैं। आपको समझना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका वो यूरोपीय देशों को रोक सकते हैं, वो मध्य पूर्व के देशों को रोक सकते हैं और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक ही मुद्दे पर सऊदी अरब और पाकिस्तान हाथ मिला रहे हैं। यह भारत के लिए कभी अच्छा नहीं है। मैं इसे बार बार दोहराता हूं, क्योंकि भारत और मध्य पूर्व के देशों के बीच एक रिश्ता है जिसे मोदी ने बनाया है। यह एक बेहतरीन रिश्ता है, उस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसकी धुरी अमेरिका है, क्योंकि ये देश इन यूरोपीय देशों के बारे में बात कर सकते हैं। यूरोपीय संघ कितनी बार अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ प्रस्ताव पारित करता है और उसे पारित कर देता है। इसमें कई देशों का कहना है कि अमेरिका को पारस्परिक टैरिफ की जरूरत है और अंत में अमेरिका समेत सभी देश ट्रंप के साथ चलते हैं और अमेरिका की शर्तों का पालन करते हैं। सभी यूरोपीय देश अमेरिका की शर्तों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका वहां भी खेल खेलेगा और यूरोपीय देशों और यूरोपीय संघ को बांटने का खेल खेलेगा। मैं यही कह रहा हूं अमेरिका के साथ। आपको याद होगा कि मैंने इसमें पहले क्या कहा था। अमेरिकी डीप स्टेट के बारे में पढ़ने वाले ही समझते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें वे बदल देंगे। भारत अस्थिर हो जाएगा क्योंकि उनका भारत में इतना निवेश है, इतना अमेरिका है, इतनी सारी अमेरिकी कंपनियां भारत को नौकरियां दे रही है। आपको नहीं पता कि H1B वीजा ने भारत में क्या समस्या पैदा की है, खासकर शहरी शहरों में। इसलिए मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता H1B वीजा थी।
इसी तरह मोदी सरकार की सबसे बड़ी मांग थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए। मोदी सरकार की एक और सबसे बड़ी मांग थी कि कोड को फिर से शुरू किया जाए। ये सभी अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। ये सभी मंच और फोरम, चाहे वे G7, G5 हो, G20 हो, उनके द्वारा नियंत्रित है। यदि वे भाग लेते हैं, यदि अमेरिका G20 में भाग नहीं लेता है, तो G20 नहीं होगा। यही उनकी आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति है। इसीलिए हम वैश्विक होते हुए भी दूसरे देशों को बुलडोज चला रहे हैं। अमेरिका चीन का मुकाबला करना चाहता है और इसमें उन्हें हर तरह से इसका मुकाबला करने के लिए भारत की जरूरत है। भारत बढ़ेगा, ये आसान है। आइए इस पर विचार करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप समझ जाएंगे। मोदी की कई नीतियों की आलोचना करने के कारण एक व्यक्ति जिसका भाजपा और आरएसएस से सबसे बड़ा संबंध है, उसे गुजरात पुलिस ने बेंगलोर में 2 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया। वह भाजपा का सदस्य है। मूलतः चूंकि भारत पश्चिमी रास्ते पर जा रहा है, इसलिए विकास हो रहा है। उसे आरएसएस इसे संभाल नहीं सकते। बहुत सी बातें हैं। तो इस बारे में मेरा एक कहना है। अमेरिका जो कहता है, यूरोपीय देशों को अपना दुश्मन बनाकर आगे नहीं बढ़ सकता। यूरोपीय देश केवल अमेरिका की बात सुनते हैं। मध्य पूर्व के देश केवल अमेरिका की बात सुनते हैं। वे उनके गॉडफादर है। यही बात है। हमें उन्हें छोड़कर उन्हें चुनौती देनी चाहिए। अगर हम चीन और रूस के साथ जाते हैं तो समस्या होगी। जरा सोचिए, हमें अपने तेजस का इंजन पहले ही जीई से ले लेना चाहिए था। अब स्लॉट फिर से पहले स्लॉट तक आने लगे हैं। अब क्या हुआ? जैसा कि मैंने कहा, भारत अब रूस से कोई सामान नहीं खरीद रहा है। अमेरिकी सामान और नाटो से सामान खरीदा जा सकता है। यही तय हुआ है। बातचीत इसी पर हो रही है। यह व्यापार असंतुलन का दौर है। भारत को अमेरिका और नाटो के साथ यही करना चाहिए। ये देशों के साथ होना चाहिए। रूस के साथ पुराने जमाने के कूटनीतिक संबंध, कार्यक्रम और सेवाएं यानी S-400 का पहले से ऑर्डर कर देना चाहिए। लेकिन हार्डवेयर और ये तथाकथित Su-57 नहीं खरीदे जा सकते। यह एक निर्णय है या उनका इकोसिस्टम। भारत, अमेरिका का इकोसिस्टम इस तरह से भारत को नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारत को तकनीक में मदद करने के लिए अमेरिका और जापान तैयार है। ये जापान, यह ऑस्ट्रेलिया और अन्य ऐसे देश हैं जो केवल अमेरिका की बात सुनते हैं। यही हमने पिछले 5 महीनों में देखा है और वे उनके साथ बाकी पर चर्चा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी अमेरिका यह तय कर रहा है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री को फिर से वैश्विक नेता बनाया जाना चाहिए। नहीं, अगर आप गौर से देखें कि पिछले 5 महीनों में भारतीय प्रधानमंत्री कहां गए हैं, किन देशों में गए हैं, तो आपको अभी समझ आ जाएगा। यानी इसीलिए मैंने कहा कि सरकार ने अब निर्यात से संबंधित लगभग 26,000 करोड़ रुपए की राहत दी है। निर्यातकों को कुल नुकसान 4,050 करोड़ रुपए है और सरकार उसे भी चुकाने के लिए तैयार है। यही मैंने कहा। अंततः भारत को नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के लिए एक संकेतक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा है। अंत में डेमोक्रेटिक पार्टी में लोगों को विभाजित करके ट्रंप वहां सफल हुए। यही अमेरिका का अंतिम लक्ष्य है। उन्हें उस देश के मामलों को देखना चाहिए। यही उस देश की सबसे बड़ी यूएसपी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें अमेरिका जीता और भारत हारा। मैं इससे बहुत खुश हूं, क्योंकि हम एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हमें हर तरह से बढ़ना होगा। हमें एक सहायता आधार की आवश्यकता है, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें जो समझने की जरूरत है वह है चीनी अर्थव्यवस्था का पतन। भारत के युवाओं का विकास और भविष्य इस पुराने वीडियो के जरिए ही संभव है। मैं अब वही बात दोहरा रहा हूं जो पहले हुई थी और आगे भी वही होने वाला है।